अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है बेसिक फिजिक्स पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। इसके पार्ट 2 में हम इसकी जो है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे एप्लीकेशंस की। ये स्टूडेंट्स कंटेंट्स हमारे लेक्चर के आज के जो हैं उसमें हमने स्टडी करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। उससे पहले उसमें हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी को देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है। देन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसका फार्मूला, उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस क्या हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए किस तरह से हम लेते हैं फर्स्ट लॉ को, किस फॉर्म में लिखते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है। We define the internal energy of a system to be the sum of the kinetic energy of all its particles and the potential energy of interaction between particles। ये सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एक सिलेंडर कह लें, कोई भी एक बॉक्स है। ठीक है, अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब आप हीट करेंगे, हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इन मॉलिक्यूल्स की आपस में इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हीट प्रोवाइड करने से उसको टेम्परेचर हमने दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, आपस में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं उनकी वेलोसिटी चेंज इंक्रीज हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस भी चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, ये आपके पास एक सिस्टम है जिसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी और सम है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, जितनी भी सिस्टम के अंदर ये एनर्जीज हैं उनका जो सम होगा उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा यूज भी सम टाइम हमने लिखा होता है, ठीक है, जहाँ पे पार्शियल के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है इंटरनल एनर्जी के साथ। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स की मोशंस भी स्लो हो जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, डिक्रीज होगी। इस तरह से उनकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ। तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द सम, यानी कि सिस्टम में जितनी भी एनर्जी हैं सम है उनका काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द बिटवीन पार्टिकल। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, उन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, मैन हीट एनर्जी इज गिवन टू अ सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी सिस्टम को आप हीट जब प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इज कन्वर्टेड टू इट्स इंटरनल एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में। यानी कि आपके पास, जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको दी, ये आपके पास कोई सिस्टम है, आप इसको हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हीट प्रोवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी। इसको सेकंड आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द सिस्टम भी कह सकते हैं।
तो वो क्या होती है, हीट एनर्जी जब आप सिस्टम को देते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी इंटरनल एनर्जी में एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। और जो वर्क उस सिस्टम पर होता है, यानी कि जो उसमें चेंज आ रही है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो वो वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे बाय द सिस्टम। जो वर्क डन करेगा उसके इक्वल होती है हीट एनर्जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है। सेकेंड आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी of the system equal to the energy flowing in as heat energy minus the energy flowing out as work done by the system। यानी कि ये आपके पास क्या है, इसको अगर आप फ्री राइट करें कि ये आपके पास U2 माइनस U1, इसको अगर हम डेल्टा U लिख लें, क्योंकि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो करता है, जैसे सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। तो इसको अगर हम लिखें Q इज इक्वल टू डेल्टा U विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर हम लिख लें डेल्टा U, इसी से फर्दर हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा U विच इज इक्वल टू, ये देखें डेल्टा U है, तो ये W को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Q माइनस W। तो अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज है, कोई क्वेश्चन गिवन है, ये फॉर्म गिवन नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो ये फॉर्म चेक करें कि इस फॉर्म में है, इसी को आप रीअरेंज करते हैं। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रही है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है सिस्टम की, वो इक्वल है किसके, ये जो हीट एनर्जी है, एनर्जी फ्लोइंग इन एज हीट एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, के वो सिस्टम जो वर्क डन कर रहा है उसके भी इक्वल है। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है फॉर्म। तो इसको हम एक सेकेंड, इस वजह से हम इस सिस्टम को, ये स्पेशल फॉर्म बन जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कह सकते हैं कि ये स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस तरह से ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिजेंबल करता है, या ये किसकी फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है, तो आप कहते हैं किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, तो जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो भी हमारे पास यही होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ना तो वो क्रिएट होती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि इसमें जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जो एनर्जी में चेंज आई, हीट एनर्जी प्रोवाइड की सिस्टम को, उसने क्या किया, चेंज कर दी एनर्जी को, किस एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसलिए वो ना तो डिस्ट्रॉय हुई ना ही क्रिएट, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसी तरह से ये भी आप एक फॉर्म एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये आपके पास कोई सिलेंडर है, कोई सिस्टम है जिसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो है आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट इन कर रहे हैं इसमें, यानी कि हीट इसको प्रोवाइड की। ये आपके पास ये पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर, ये उसका आप कह सकते हैं कि ढक्कन है। तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी पहले से है वो हम कहते हैं कि U1 है, ठीक है। जैसे आपने इसको हीट प्रोवाइड की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टकराने लगे। जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वो पुश करेंगे इसको, जो इसका ढक्कन है, ठीक है, इसके पिस्टन के ऊपर की तरफ, तो इसका जो है वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, उनकी आपस में इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये उसके दरमियान में कितना है, इतना वर्क डन हुआ, यानी कि पहले पिस्टन यहाँ पे था आपका, ये जो ढक्कन है, ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। तो अब वो क्यों मूव किया, क्योंकि उनमें हीट एनर्जी इंक्रीज हुई। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो मॉलिक्यूल्स की आपस में इंट्रैक्शन इंक्रीज हुई। जब वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराए तो उन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया ढक्कन को, वो ऊपर की तरफ को गया।
तो अब वो आपस में जब इंट्रैक्शन हुई, उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ की, वेलोसिटी इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की और उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई। तो वही हम उसको कहते हैं, वो इंटरनल एनर्जी है। पहले U1 थी, अब उनके पास क्या होगी, U2। तो इस तरह से ये वर्क डन बाय द सिस्टम इस पे हुआ और इसको आपने हीट जो है वो प्रोवाइड की। तो ये इसकी फर्स्ट लॉ की फॉर्म है, Q इज इक्वल टू U1 से माइनस U2 में चला गया प्लस वर्क डन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एक और फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्राम से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। फर्दर एक्सप्लेनेशन, कंसिडर एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद मूवेबल पिस्टन। कि आपने कोई गैस जो है वो कंसीडर की है किसी भी क्लोज सिस्टम में, सिलेंडर में, तो वो मूवेबल पिस्टन है उसका। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज बाय अमाउंट डेल्टा DEINT एंड सम मैकेनिकल वर्क DW इज डन ऑन इट्स सराउंडिंग व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम। अब यहाँ पे ये देखें क्या कहा है उन्होंने कि आपने कंसीडर किया है कोई सिलेंडर, उसके ऊपर जो है वो मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो आपने उसको क्या किया, हीट जो है उसमें फ्लो कर रही है, आपने हीट उसको प्रोवाइड की, उसमें हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी अमाउंट DE0। ठीक है, इसको U से भी डिनोट करते हैं और सेकंड आप EINT से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को KE से करते हैं, इसी तरह से हम इसको भी अगर INT लिख देंगे तो ये डिनोट करेगा इंटरनल एनर्जी को। तो ये जो D है, ये जो हम डेल्टा लिखते हैं, इसको हम D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी चेंज को शो करते हैं कि उसमें जो चेंज आ रही है। तो ये DEINT इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है और उस पर जो वर्क डन होगा W, उसको हमने DW से कर दिया, यानी कि डेल्टा W भी लिख सकते हैं, यहाँ पे DW लिख दिया। इज डन ऑन इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में वर्क डन होगा व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम। जैसे इसमें सिस्टम में एनर्जी फ्लो होगी, वर्क डन होगा सराउंडिंग में when heat energy dq flows into the system. The mathematical form of first law is, अब फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है हमारे पास, dq, यानी कि वही हमने जो पहले लिखा था, q इज इक्वल टू DEINT प्लस DW DEINT। अब यहाँ पे ये देखें प्लस का साइन हमारे पास लॉ में है, अब ये माइनस साइन क्यों आया। ठीक है, ये माइनस साइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। अब दो फॉर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है कि जब हीट एनर्जी फ्लो करती है इनटू द सिस्टम, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने कि हीट एनर्जी जब फ्लो करेगी इनटू द सिस्टम तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, जब किसी सिस्टम में हीट एनर्जी फ्लो करती है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जब किसी सिस्टम से, यानी कि इसके अंदर अगर फ्लो कर रही है हीट एनर्जी तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम से बाहर निकलेगी तो हीट एनर्जी को हम क्या करेंगे, अगर लीव कर रही है सिस्टम को तो फिर हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव अगर सिस्टम में फ्लो कर रही है, ठीक है, और अगर लीव कर रही है। ये आप कह सकते हैं इन हो रही है। ठीक है, इन भी कह सकते हैं, इन और आउट भी कह सकते हैं, एंटर और लीव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसके साइन हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लिया कि ये फॉर्म है आपने उसी तरह से लिखना है। कोई न्यूमेरिकल्स आ जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट पढ़ के कि सिस्टम में हीट फ्लो कर रही है या सिस्टम से लीव कर रही है, तो फिर आप उसको क्या लेंगे, अगर लीव द सिस्टम कर रही है तो नेगेटिव लेंगे, अगर फ्लो इनटू द सिस्टम कर रही है तो पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से वर्क डन, जो वर्क डन है वो भी हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यानी कि ये देखिए ये पिस्टन है, अगर आप उसको ऊपर से प्रेस करेंगे सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो सिस्टम पे वर्क होगा, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर सिस्टम बाय द वर्क डन होगा तो फिर हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अब ये आपके पास डी ही है, ये नेगेटिव साइन है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन इज डन ऑन इट्स सराउंडिंग,
बाय द सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम पे नहीं कर रहा, ये जो सिस्टम से हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगी वो बाय इट्स सराउंडिंग, उसके जो इर्द गिर्द है उस पर वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग, यानी वर्क डन करेगा बाय द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर नहीं। तो फिर आप वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट एनर्जी फ्लो कर रही है सिस्टम में, उसको हमने पॉजिटिव लिया, लेकिन वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन इट्स सराउंडिंग, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। बाय द सिस्टम अगर करेंगे तो फिर हम उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लेना है कि बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम बाय द सिस्टम यानी कि अगर यहाँ पे ये आपके पास सिलेंडर है, यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड की तो इसने मूव करवा के यहाँ तक इसके ढक्कन को कर दिया, तो ये बाय द सिस्टम वर्क डन हुआ, तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर यहाँ से हीट एनर्जी फ्लो हो रही है और वो बाहर सराउंडिंग पे इफेक्ट हो रहा है वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, तो फिर उसको आप नेगेटिव ले लेंगे। तो ये 4 साइंस हैं कि अगर हीट इन हो रही है पॉजिटिव, अगर आउट हो रही है तो नेगेटिव, अगर हीट फ्लो कर रही है इनटू द सिस्टम तो पॉजिटिव, अगर लीव कर रही है इनटू द सिस्टम आउट ऑफ द सिस्टम तो वो आपके पास नेगेटिव, और एंटर भी कह सकते हैं आप और आउट भी कह सकते हैं। तो ये 4 साइंस हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने याद रखने हैं। यहाँ पर देखें, वर्क डन इज टेकन नेगेटिव, वर्क डन को हम नेगेटिव लेंगे व्हेन Vf इज ग्रेटर देन Vi, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन Vf इज लेस देन Vi। अब Vi आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और Vf आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये अब कह रहे हैं वर्क डन नेगेटिव होगा जब Vf ग्रेटर होगी, ठीक है। अभी लास्ट में हमने पढ़ा, और Vi मीन इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम होगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, तो वर्क डन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सेकंड अभी हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था, वर्क डन को कब नेगेटिव लेंगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, जब सिस्टम पर वर्क डन होगा तब हम उसको नेगेटिव लेंगे। और सेकंड इज टेकन नेगेटिव व्हेन Vf इज इन ग्रेटर देन Vi। तो ऑन द सिस्टम जब वर्क डन होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि मालिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्शन होगी, उनकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल से फाइनल में इंक्रीज कर जाएगी। तो Vf ग्रेटर होगी Vi से, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। एंड वर्क डन इज टेकन पॉजिटिव व्हेन Vf इज लेस देन Vi। अब लेस देन Vf कैसे होगी, जब आप सिस्टम बाय द सिस्टम वर्क डन होगा, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जब बाय द सिस्टम वर्क डन होगा, ये सिलेंडर है तो बाय द सिस्टम वो करेगा, तो उसकी Vi जो थी वो ग्रेटर थी पहले, Vf क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बाय द सिस्टम वर्क डन हुआ है, तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से द हीट एनर्जी dq इज कंसीडर पॉजिटिव व्हेन इट एंटर्स इनटू द सिस्टम, हीट एनर्जी को हम पॉजिटिव लेते हैं जब वो सिस्टम के अंदर एंटर होगी, ठीक है, ये तो भी हमने अभी पढ़ा। एंड टेकन एज नेगेटिव व्हेन लीव्स द सिस्टम, और जब वो सिस्टम को छोड़ेगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। वर्क डन इज नेगेटिव एज Vf इज ग्रेटर देन Vi, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन Vf इज ग्रेटर देन Vi। इसी को हमने सेकंड इस फॉर्म में भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, ठीक है, आइसो मीन सेम एंड थर्मल मीन टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो सेम रहे यानी कि कांस्टेंट रहे उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आल्सो कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब ये नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों होगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड्स में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है इंटरनल एनर्जी के साथ, कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगी, इट्स मीन कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। तो यानी कि कांस्टेंट मीन कि उसमें चेंज नहीं आ रही, सेम रह रहा है, तो उसको डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी जीरो क्यों लिया, कि उसका T1 जो था वो भी सेम था, T2 जो था वो भी सेम था, तो डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1, अगर वो सेम है तो ये देखें डेल्टा टी विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1,
तो वो अगर सेम है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। तो डेल्टा टी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। एज गैस एक्सपेंड हीट मस्ट बी सप्लाई, अगर गैस को एक्सपेंड करें कि ये आपके पास सिलेंडर है, पहले यहाँ तक थी गैस, अब उसको आपने एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ तक उसका लेवल आ गया, पहले ये फर्स्ट लेवल था, अब ये सेकंड लेवल आ गया। तो मस्ट बी सप्लाइड, फिर क्या होगा, उस पर वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होगी सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी लेकिन वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया दोबारा। तो वो जो हम टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज लेंगे वो भी ज़ीरो लेंगे, U2 माइनस U1, कि जितनी पहले थी उतनी बाद में डिक्रीज हुई, प्लस डब्ल्यू। तो ये हीट फ्लो जो है वो इक्वल टू वर्क डन के आ जाएगा, कि जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके मालिक्यूल्स के दरमियान में इंट्रैक्शन अगर हो रही है या उसमें चेंज आ रही है कोई, तो वो वर्क डन के इक्वल आएगी टोटल हीट एनर्जी जो हमने उसको प्रोवाइड की, क्योंकि टेम्परेचर और डेल्टा टी जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम इस सिस्टम में क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मस्ट परफॉर्म स्लोली, इस जो प्रोसेस को हम स्लोली जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड एप्लीकेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है इसमें जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, हीट हमारे पास जो होती है, इनके नेम से आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोसेस है। इसमें हीट कांस्टेंट रहती है, ठीक है, हीट कांस्टेंट। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, कांस्टेंट मीन कि कोई भी हीट सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होगी और ना ही लीव द सिस्टम करेगी। जो सिस्टम बना है उसके अंदर ही जो काम होगा, ठीक है, उस सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, ना ही उस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है हीट। उस सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टेंट मिकदार रहेगी। अगर वो चेंज भी हो रही है लेकिन वो फिर अपनी उसी फॉर्म में आएगी, उसके अंदर ही सिस्टम के रहेगी हीट। तो वो टोटल जो नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यानी कि क्यू आपके पास जो टोटल होगी वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर क्यू चेंज नहीं हो रही, ज़ीरो है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर डब्ल्यू इस साइड पर रहने दे, डेल्टा यू दूसरी साइड पर ले जाए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप डिफाइन करें इन द टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वो आपके पास क्या फॉर्म आती है कि टोटल जो वर्क डन सिस्टम पे होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। वर्क डन ऑन ग्रेव विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पे गैस आएगा, वर्क डन बाय द गैस विल डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब वर्क डन बाय द गैस क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा इंटरनल एनर्जी जो गैस करेगी वर्क डन। रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज एडियाबैटिक, इसको हम फर्दर जो है इसकी एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंशन क्या है और कंप्रेशन क्या है, कि जब आप पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन होती है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप उसको लीव करते हैं तो वो एक्सपेंशन हो जाती है इस तरह से। और इसकी सेकंड हम इसको बॉयल्स लॉ की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये गैमा टर्म्स क्या है इसको भी हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये एक टर्म्स होती है, रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट की, जिसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशो, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम, इसको हम देखते हैं। वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाइड एंड द चेंज इन वॉल्यूम दैट अकर्स ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। इसको आप इस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि क्लोज सिस्टम का मतलब है कि उसमें उसकी जो वाल्स हैं उनसे ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही सिस्टम के अंदर आ सकती है, ठीक है। उसके अंदर ही जो वर्क डन होगा। अब ये आपके पास सिलेंडर है, अब ये क्लोज सिस्टम है कि यानी कि इसकी जो वाल्स ऐसे बनाई गई हैं कि वहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती, लेकिन उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है। अब वो पिस्टन को जब आप प्रेस करते हैं, यहाँ तक अगर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ तक गैस है, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे इस पिस्टन को, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये इसको कंप्रेस कर देगा, यहाँ तक ले आएगा, ठीक है। फिर जब आप इसको पिस्टन को छोड़ेंगे तो फिर ये क्या करेगा, इसको जो है वो अपर लेवल पे ले जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर वहाँ तक जो पहले था वहीं पे ले जाएगा।
तो यानी कि ये जो इस सिस्टम पे वर्क डन होगा, इस सिस्टम की वाल जैसे कि हीट बाहर और अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा। यानी कि आप इस पे इसके पिस्टन को प्रेस करेंगे, इसके प्रेशर में चेंज आएगा और इसके वॉल्यूम में। यानी कि अगर प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम होगा। इस तरह से ये आपके पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को जो वर्क डन आप है उसको आप इसके इक्वल बेस लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी के इक्वल किस तरह से ये फॉर्म आए, तो हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, एफ डॉट डी। एफ क्या है, जो फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, और डी क्या है, जो उसमें चेंज आ रही है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर डी जो है इसको हम डी को आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि उसकी लेंथ में चेंज आ रही है। ठीक है, उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। तो जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगी, क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एफ ओवर ए। ठीक है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, कि आप किसी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके एरिया के लिहाज से उसमें जो चेंज आ रही है वो इक्वल टू प्रेशर है। तो यहाँ से हमने फोर्स का फार्मूला निकालना है, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, F इज इक्वल टू पी ए। F इज इक्वल टू पी ए। तो यहाँ पे इसको आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास P इंटू ए, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय एल लिख लें, चलिए डेल्टा एल लिख लें, जो उसमें चेंज आ रही है। पहले एल आपके पास इतनी थी सिस्टम की लेंथ, फिर आपने उस पर अप्लाई किया, ये उसके इंक्रीज होगी, तो ये उसकी एल है। अब जो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी इंटू डेल्टा एल है तो डेल्टा वी आ जाएगा। अब डेल्टा वी किस तरह से आया, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी स्पेस का, जहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है तो उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, उसमें लेंथ कितनी है, तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वॉल्यूम किसी भी सिस्टम का। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें उसकी अगर हाइट में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये एल ले लें तो ये तीनों साइड्स अगर इक्वल आ जाएं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो वो आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा एरिया, यानी कि दो चीज़ें आप लेंथ और विड्थ को अगर ले रहे हैं तो ये आपके पास थर्ड जो है उसकी हाइट आ जाएगी डेल्टा वी, कि ये उसकी हाइट में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसको एल से आप इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है या हाइट में चेंज आ रही है, उसको आप एल भी कह सकते हैं। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाता है उस सिस्टम का। तो इस तरह से वर्क डन जो हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में होता है, वैसे जो हम सिंपली लेते हैं उसको मोशन में, क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको हम ले लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम किसके इक्वल, एफ डॉट डी पे, कि इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो इतना डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास वर्क डन है। लेकिन अगर थर्मोडाइनमिक्स में बात करें जहाँ पे हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं, फिर वर्क डन को हम पी डेल्टा वी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन, वेयर P is constant external pressure on the system and delta V is the change in volume of the system। कि P आपके पास प्रेशर है जो आप उस पर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल उस सिस्टम पे, और डेल्टा V क्या है, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आती है वो। दिस इज द स्पेसिफिकली कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, इस जो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोसेस है। तो ठीक है, इसको पीवी डायग्राम भी कह सकते हैं, पीवी डायग्राम के ग्राफ से भी शो कर सकते हैं कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करें उसके वॉल्यूम में कितनी चेंज आ रही है, तो उसको हम पीवी डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपके पास है वर्क डन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम के लिए, जिसमें हम वर्क डन देखते हैं कि वो पी डेल्टा वी के इक्वल। लास्ट में हमारे पास इस लॉ की लिमिटेशन है कि क्या इसकी लिमिट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, उसके हम देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट।
कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि इसी डायरेक्शन में हीट जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है, यानी कि हीट किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर सकती है। ये इसका एक है इस लॉ का कि ये पूरा जो है वो हमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि हीट की जो है वो डायरेक्शन ये होनी चाहिए, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट, और ना ही ये बताता है कि जो प्रोसेस हमारे पास है वो खुद ब खुद होने वाला है या उसको हम करते हैं खुद से, ठीक है, ये भी इसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो इन टर्म्स की वजह से जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो फिर फर्दर जो है वो डायरेक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करती है कि किस डायरेक्शन में जो है वो हीट फ्लो होनी चाहिए या किस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की कुछ प्रोसेस है। द रिवर्स प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल, और सेकंड इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इसमें वो यही कहता है कि रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, कि अगर हीट आपने प्रोवाइड कर दिया वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन दूसरी फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ रही, कुछ इस तरह से वो रिवर्स प्रोसेस नॉट पॉसिबल है इसमें, कि इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द हीट डज नॉट कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू वर्क, लेकिन जो हम एक्चुअली प्रोसेस करते हैं उसमें सारी की सारी हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं होती वर्क में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को देख लें, ठीक है, सर्च कर लें, रीड आउट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।